Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the functional strategy. फंक्शनल स्ट्रेटेजी मतलब क्या, बिजनेस के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं या बिजनेस की जो अलग अलग एक्टिविटीज होती है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। बिकॉज कोई भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी अगर हम लोग को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए ये सारे फंक्शन जो है वो स्मूथली कंडक्ट होने चाहिए। जब ये फंक्शन स्मूथली होंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी इफेक्टिवली हम लोग इंप्लीमेंट कर सकेंगे और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है स्ट्रेटेजी के वो भी हम लोग अचीव कर पाएंगे। हम लोग एक वन बाय वन ये फंक्शनल स्ट्रेटेजी समझते हैं। पहले हम लोग ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हैं ना। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर नथिंग बट द एम्प्लॉयज या लेबर, जिनका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्ट्रेटेजी में। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश करनी चाहिए कि उनके पास कॉम्पिटेंट और डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हो। तो अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पिटेंट और डेडिकेटेड बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए? राइट एम्प्लॉयज को प्रोक्योर करना चाहिए। प्रोक्योर करना मतलब कि उनका रिक्रूटमेंट करना और सिलेक्शन करना, इन शॉर्ट उनको जॉब पे लेना चाहिए। फिर हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको टाइम टू टाइम डेवलप करना चाहिए, मतलब उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उनका नॉलेज और स्किल जो है वो एनहांस हो जाए। प्लस ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज को मेंटेन करना चाहिए। मेंटेन का मतलब क्या, उनको कॉम्पेंसेशन मतलब सैलरी वगैरह पे करनी चाहिए, उनके परफॉर्मेंस को हमें टाइम टू टाइम अप्रेस करना चाहिए, प्रमोशंस वगैरह देने चाहिए, उनको रिटेन करना चाहिए सो दैट दे विल नॉट लीव द जॉब। तो ये सब चीजें जब ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के पास कॉम्पिटेंट मैन पावर और डेडिकेटेड मैन पावर आते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होते हैं। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज का हम लोग सिस्टमेटिक प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, इसको ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोला जाता है ना। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, उसको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, वही हमारी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी होगी। तो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी में हम लोग को सबसे पहले क्या करना है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को ही हम लोग एचआरपी बोलते हैं। और एचआरपी जो है वो एचआरएम का मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्राइमरी एक्टिविटी है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसकी शुरुआत एचआरपी से होती है। एचआरपी का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट करती है कि करंटली उनके पास कितने एम्प्लॉयज है और फ्यूचर में उनको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत हो सकती है। मतलब इन शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उनके पास जितने रिक्वायर्ड है उतने एम्प्लॉयज करंटली अवेलेबल है कि नहीं। ओके, कभी कभी ऐसे हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्प्लॉयज का शॉर्टेज हो सकता है या सरप्लस हो सकता है। ओके, अगर इक्वल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जितने चाहिए उतने एम्प्लॉयज अगर अवेलेबल होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सरप्लस हुआ और शॉर्टेज हुआ तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को नेसेसरी एक्शन लेना पड़ता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स देखते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, क्योंकि गोल्स के हिसाब से उन लोगों को पता चलेगा कि कितने एम्प्लॉयज की उनकी जरूरत है। फिर वो लोग एचआर रिक्वायरमेंट का फोरकास्ट करते हैं, मतलब उनको कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। फिर वो लोग देखते हैं एचआर सप्लाई कितना है, मतलब कितने लोग अवेलेबल है। अभी ये लोग क्या करते हैं, एचआर रिक्वायरमेंट को और एचआर सप्लाई को कंपेयर करते हैं, मतलब कितनों की हम लोग को जरूरत है और कितने हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, और इसमें कोई डेविएशन है क्या वो फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है, एचआर रिक्वायरमेंट और एचआर सप्लाई को इन्होंने क्या किया, कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद में अगर नो डिफरेंस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंस आता है तो डिफरेंस में क्या हो सकता है, सरप्लस हो सकता है और दूसरा हो सकता है शॉर्टेज। सरप्लस हुआ तो आप लोग क्या करोगे, वो एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दोगे वीआरएस देके सीआरएस। पर अगर सपोज शॉर्टेज हुआ तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट करना पड़ेगा। ओके, तो इस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट करती है कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल है कि नहीं। सो ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे पहले एचआरपी करके कितने हमारे यहाँ पे प्रेजेंटली अवेलेबल है और कितनों की हम लोग को जरूरत है वो फाइंड आउट किया जाता है, उसको एचआरपी बोलते हैं। दूसरा होता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मतलब क्या होता है कि किसी भी जॉब की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सपोज हम लोग ने जब एचआरपी किया तभी हमको पता चला कि सेल्स डिपार्टमेंट में हम लोग को 10 एम्प्लॉयज की जरूरत है और फिलहाल हमारे यहाँ पे अवेलेबल है 8 एम्प्लॉयज। इसका मतलब क्या, हमारे यहाँ पे शॉर्टेज है। ये हम लोग ने एचआरपी में फाइंड आउट किया। अभी हम लोग को क्या करना है, सेल्स डिपार्टमेंट की जो भी जॉब है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। मतलब यहाँ पे हम लोग को दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक होता है जॉब स्पेसिफिकेशन।
जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब क्या, काम क्या क्या होगा, जॉब का टाइटल जैसे सेल्समैन होगा, सेल्स मैनेजर होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा वो। देन कहाँ पे जॉब करना है, उसका लोकेशन, क्या क्या जॉब की ड्यूटीज होगी, वो किसको रिपोर्टिंग करना है, क्या क्या मशीन हैंडल करने हैं, ये सब जो जॉब के डिटेल होते हैं उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। और किस तरीके का कैंडिडेट हम लोग को चाहिए उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। जैसे हम लोग को सेल्स डिपार्टमेंट में जो कैंडिडेट चाहिए उसका एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसके स्किल्स क्या होने चाहिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह या उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये सब जो है कैंडिडेट के डिटेल है। तो इन शॉर्ट अभी हम लोग ने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके फाइंड आउट किया कि हमारे यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसीज है। अभी सेल्स डिपार्टमेंट के हम लोग ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जिसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। इंफॉर्मेशन 2 टाइप की होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्स ऑफ जॉब और जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट। अभी ये इंफॉर्मेशन हम लोग ने कलेक्ट क्यों की, ताकि ये इंफॉर्मेशन से हम लोग रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर पाए। अभी एक चीज यहाँ पे समझ लो, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन ये 2 अलग अलग टर्म होते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे ऑर्गेनाइजेशन अपना जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय है उसको सर्च करती है और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए स्टिमुलेट करती है। अभी इसका मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करती है, तो जो भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जॉब एनालिसिस में कलेक्ट की थी उसके हिसाब से एडवर्टीजमेंट दिया जाता है, या तो न्यूज़पेपर के अंदर या कंपनी के वेबसाइट के ऊपर या किसी सोशल मीडिया के ऊपर या किसी और मीडियम से एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी है करके। वो एडवर्टीजमेंट को देख के लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, उनको जैसा चाहिए वैसा कैंडिडेट सर्च किया, ओके, और उनको स्टिमुलेट किया, उनको मोटिवेट किया कि वो लोग जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें। तो इस तरीके से जॉब के वैकेंसी के रिलेटेड एडवर्टीजमेंट देना ताकि लोग आपके यहाँ पे अप्लाई करें, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। और फिर बाद में क्या होता है कि जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं उसको एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनी करके जो भी इलिजिबल कैंडिडेट्स है उनका कंपनी इंटरव्यू कंडक्ट करती है। और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद में उसमें से जो भी बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो उसको सिलेक्शन बोलते हैं। ओके, तो देखो कैसे एक एक स्टेप यहाँ पे हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी में, ताकि हम लोग अच्छे कैंडिडेट को सिलेक्ट कर पाए। एक तो हमने फर्स्ट वन किया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिससे हमको पता चला कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज है कि नहीं, कहाँ कहाँ पे शॉर्टेज है एम्प्लॉयज का। फिर हमने जॉब एनालिसिस करके जहां जहां शॉर्टेज है उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसके बाद में हम लोग ने एडवर्टीजमेंट देके जो भी एम्प्लॉयज है उनको मोटिवेट किया जॉब को अप्लाई करने के लिए। फिर हम उनका इंटरव्यू कंडक्ट करके बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया। अभी सिलेक्शन के बाद में नेक्स्ट होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, राइट कैंडिडेट को राइट डिपार्टमेंट में प्लेस करना। जैसे कि कोई बीकॉम का कैंडिडेट है जिसको अकाउंट का अच्छा नॉलेज है तो उसको अकाउंट्स और टैक्सेशन डिपार्टमेंट में प्लेस किया। ओके, कोई अच्छा कंप्यूटर साइंस वगैरह किया हुआ है तो उसको आईटी डिपार्टमेंट में प्लेस किया। किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो उन लोगों को कस्टमर सर्विसेज के अंदर प्लेस कर दिया या सेल्स डिपार्टमेंट में उनको प्लेस कर दिया। तो इस हिसाब से कैंडिडेट के पास क्या स्किल्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उनको वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है। बिकॉज जब आप राइट एम्प्लॉय को राइट डिपार्टमेंट में प्लेस करते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और वो होल हार्टेडली काम करते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को अकाउंट का जॉब नहीं आता और उसको वो डिपार्टमेंट में अगर प्लेस करेंगे तो वहां पे प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, फिटिंग द राइट एम्प्लॉय इन द राइट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कोई भी एम्प्लॉय जब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसको ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी होता है। ट्रेनिंग मतलब क्या, उनको प्रोवाइड करना, मतलब इम्पार्टिंग मीन्स प्रोवाइड करना। जो भी स्पेसिफिक स्किल जॉब के लिए जरूरी है, एबिलिटीज, नॉलेज, ये सब चीजें जो एम्प्लॉयज को इम्पार्ट की जाती है या प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि अकाउंट का जॉब है तो कंप्यूटर कैसे हैंडल करना है, एक्सेल कैसे हैंडल करना है, टैली कैसे हैंडल करना है, वो सब उनको सिखाया जाता है। ओके, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है वो सब चीजों का नॉलेज यहाँ पे दिया जाता है। तो उनकी काम करने की क्षमता जो होती है वो ट्रेनिंग में क्या की जाती है, इंक्रीज की जाती है। तो इन सब चीजों को एनहांस करना या इम्पार्ट करना, ये जो काम किया जाता है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है।
नाउ ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इंप्रूव होता है, वो अच्छे से काम करते हैं। अगर हम कंपेयर करेंगे अनट्रेन्ड एम्प्लॉय और ट्रेन्ड एम्प्लॉय, तो ऑब्वियसली ट्रेन्ड एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों को आपके ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो आप लोगों को एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना पड़ेगा। ट्रेनिंग दो टाइप के हो सकते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। मतलब काम के साथ साथ भी ट्रेनिंग दे सकते हैं कुछ जॉब में, जैसे कैशियर का जॉब है तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप देख सकते हो। ऑफ द जॉब मतलब क्या, जहाँ पे आपको जॉब से अलग लेके जाते हैं, वहां पे सिखाते हैं और फिर जॉब पे रखा जाता है। जैसे पायलट का जॉब है, तो पायलट को पहले क्या किया जाता है, एक आर्टिफिशियल प्लेन के अंदर सिखाया जाता है और फिर बाद में उनको एक्चुअल प्लेन के अंदर रखा जाता है। तो कुछ जॉब में ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है, कुछ जॉब में ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। कॉम्पेंसेशन। नो, कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं उसके बदले में उनको रिवॉर्ड देना। ओके, जिसके अंदर कुछ मॉनिटरी रिवॉर्ड दे सकते हैं, मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं, जैसे सैलरी, बोनस, इंसेंटिव। सो ये पैसे के फॉर्म में हम लोग ने उनको कॉम्पेंसेशन दिया। कुछ नॉन मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन भी होते हैं, जैसे कि उन्होंने अच्छा काम किया इसके लिए उनको सर्टिफिकेट दिया, अवार्ड दे दिया, या उनको लंच के लिए डिनर के लिए होस्ट करना, मतलब बाहर लेके जाना। तो ये भी क्या होते हैं, ये सब चीजें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है। तो एम्प्लॉयज को सिर्फ मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन नहीं, तो नॉन मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन की भी जरूरत होती है। मॉनिटरी के साथ साथ नॉन मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन अगर देते हैं तो एम्प्लॉयज जो है वो ज्यादा इंकरेज होते हैं और ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल करना मतलब इवेल्युएट करना। यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है या एम्प्लॉय का जो बॉस है, सुपीरियर है, वो एम्प्लॉय के जॉब को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, उनके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस फाइंड आउट करते हैं। मतलब इन शॉर्ट कि वो जो बॉस है वो उसके परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और उसके हिसाब से फिर क्या होता है कि उनका जॉब नॉलेज कितना है, वो लोग कितना क्वालिटी और क्वांटिटी आउटपुट कर पाते हैं वो देखा जाता है, कितना लोगों के साथ कोऑपरेट करते हैं, उनके अंदर कितनी लीडरशिप क्वालिटी है, लोगों से काम करवा के लेने की क्षमता कितनी है वो फाइंड आउट की जाती है। वर्सिटैलिटी मतलब वो लोग कितना अलग अलग अगर काम देंगे तो किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आप लोगों को पता चलती है। जैसे उनको जॉब नॉलेज काफी अच्छा है बट उनका क्वांटिटी आउटपुट जो है थोड़ा कम है, मतलब स्पीड बहुत कम है। ओके, कोऑपरेशन बहुत ज्यादा अच्छे से करते हैं लेकिन लीडरशिप एबिलिटी बहुत ही कम है, लोगों से काम करवा के नहीं ले सकते हैं या अलग अलग एक्टिविटीज हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे हमको पता चला ये उनका स्ट्रेंथ है, ये उनका स्ट्रेंथ है, बट ये उनके वीकनेसेस है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करके आपका जो बॉस होता है वो आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल का रिपोर्ट बनाते हैं, जिसके बेसिस पे आगे का डिसीजन लिया जाता है कि आप लोगों को कितनी सैलरी इंक्रीमेंट देनी है, आप लोगों को प्रमोशंस वगैरह देने हैं या नहीं देने हैं, ट्रेनिंग के आपको कितनी जरूरत है, वो सब चीजें परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर डिपेंड होता है। सपोज परफॉर्मेंस अप्रेजल में पता चला कि आपका स्पीड बहुत ही कम है काम का, तो आपको ट्रेनिंग देके आपके काम का स्पीड बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ओके, अगर उसके बावजूद भी आपका स्पीड अगर नहीं बढ़ता है तो आप लोगों को वार्निंग दी जाती है। उसके बावजूद भी आपका परफॉर्मेंस अगर सेम रहा तो फिर बाद में आपको जॉब से निकाला जाता है। उल्टा केस यहाँ पे हो सकता है कि कंटिन्यूअसली आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपको हाई रैंकिंग मिल रहा है, हाई रेटिंग मिल रहा है, मतलब आपका रिपोर्ट बहुत अच्छा है, तो 4-5 साल के बाद में ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रमोशन भी देती है। तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का रिपोर्ट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉइज के प्रमोशन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, इंक्रीमेंट के बारे में डिसीजंस लेने के लिए, बिकॉज इससे एम्प्लॉय के स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है वो पता चलते हैं। ओके, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर साल एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रमोशन। ना, प्रमोशन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे प्रमोशन का मतलब क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। वर्टिकल मतलब कि वो एम्प्लॉय एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, जहां पे उसका पे मतलब सैलरी भी बढ़ती है और उसकी पोजीशन भी बढ़ जाती है। जैसे पहले असिस्टेंट मैनेजर था, अभी डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गए, तो वहां पे उनकी सैलरी भी बढ़ गई, उनकी पोजीशन भी बढ़ गई। और ये प्रमोशन भी काफी जरूरी होता है। ओके, हर एक एम्प्लॉयज के लिए प्रमोशन के दो बेसिस होते हैं, एक होता है मेरिट बेसिस, एक होता है सीनियोरिटी बेसिस। मेरिट बेसिस मतलब आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना आपको हायर लेवल पे प्रमोट किया जाता है। तो जो हाई लेवल के जॉब होते हैं वहां पे मेरिट बेसिस होता है, जैसे मैनेजर के जॉब वगैरह, ये जो होते हैं वो हायर लेवल के जॉब होते हैं जहाँ पे मेरिट को देखा जाता है। और जो लोअर लेवल जॉब होते हैं वहां पे सीनियोरिटी, जैसे क्लर्क वगैरह हो गए या प्यून वगैरह हो गए, नॉट क्लर्क, प्यून वगैरह जो होते हैं उनके यहाँ पे सीनियोरिटी बेसिस पे होता है, जितनी एज बढ़ती है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रमोशन दिया जाता है।
तो प्रमोशन भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रमोशन की वजह से एम्प्लॉयज क्या होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। ओके, अपना परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए भी वो लोग काम करते हैं। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज के करियर के डेवलपमेंट के लिए भी एफर्ट्स करने चाहिए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, एम्प्लॉयज के करियर के गोल डिसाइड करता है और उनको एक रास्ता दिखाते हैं कि वो लोग अपने करियर के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे ये हमारा करियर का ये है रूट है। ओके, कि पहले हम मैनेजमेंट ट्रेनी रहते हैं, देन जूनियर एग्जीक्यूटिव, देन असिस्टेंट मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ। ये करियर का हमारा क्या है, रूट है। ओके, और ये करियर का जो रूट है वो हम लोग को कुछ सालों में अचीव करना रहता है, हर एक एम्प्लॉय चाहता है। यही हमारा करियर प्लानिंग और डेवलपमेंट है। मतलब 1 साल में मुझे जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे जाना है, नेक्स्ट 3 सालों में मुझे असिस्टेंट मैनेजर के पोजीशन पे जाना है, नेक्स्ट 5 सालों में मुझे डिपार्टमेंटल मैनेजर बनना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयज को अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज के करियर का डेवलपमेंट हो। तो पहले तो उनके साथ बैठ के उनके करियर का प्लानिंग करना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने करियर को ग्रो कर सकते हैं, और उन लोगों को अलग-अलग अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ताकि वो अपने करियर को उस दिशा में डेवलप कर पाए। तो ये सारी चीजें करने के बाद में ह्यूमन अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने एम्प्लॉयज को डेडिकेटेड बना सकते हैं, कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, और आपकी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी जो है सक्सेसफुल हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी जो है वो आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाते हो। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.